औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम डॉक्टर साहिबान अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम डॉक्टर साहबान अस्सलाम वालेकुम। अगेन उम्मीद है कि आप सब लोग इस ज़बरदस्त मौसम में कभी गर्म, कभी सर्द, कभी इन बिटवीन और ख़ुद भी इंजॉय कर रहे होंगे और अपने पेशेंट्स को भी मेडिसिन बदल बदल के दे रहे होंगे और मेडिसिन के भी आप खुद भी प्रूव कर रहे होंगे, उसका रिज़ल्ट भी देख रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे मौसम के लिए भी हमारे पास बहुत सी मेडिसिन है। जैसे गर्म से सरद, सरद से गर्म, गर्म से खुशक, खुशक से तर, तर से गर्मी। तो ये आजकल के मौसम में हमारी दवाई चलती है, लेकिन अक्सर आप देखें कि जो दूसरे स्कूल ऑफ थाट हैं वो बेचारे एंटीबायोटिक खा खा के फंसे हुए हैं। कि ये आज भी मेरे पास कम अज़ कम 5-6 पेशेंट ऐसे थे जिन्होंने कहा जी कि 2-2 महीने हो गए हम नज़ला, जुकाम, खांसी, चेस्ट कंजेशन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में फंसे हुए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो और काफ़ी दिनों से मैं उनको मेडिसिन दे रहा हूँ, शुक्र मतलब बेहतर हो रहे हैं। क्योंकि ये बार बार जब मौसम चेंज होता है ना, आप एंटीबायोटिक खाते हैं तो वो असल में अगर कंट्रोल भी नहीं करती, उसको सप्रेस भी नहीं करती, पैलिएट भी नहीं करती, तो फिर आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त भी कमज़ोर हो जाती है। कितने बच्चे उनका जी 3-3, 4-4 महीने से खा रहे हैं, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर हो जाती है। तो आपको पता है जैसे कि हमारी ये मेडिसिन जो है ख़ास तौर पर जिसको आप कहते हैं एलर्जी के लिए है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए, ये आपको सिर्फ इन्हेंस करती हैं, क़ुव्वत मुदाफ़त को इन्हेंस करती हैं, और जब आप मेडिसिन देते हैं तो बड़े अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और आज का हाइपरटेंसिव में ये बड़ा अच्छा काम करें, जैसे ट्यूबर है, तिलका मारा है, फिर आर्सेनिक है, फिर स्ट्रेप्टोकॉक्सिन है आपकी, फिर आपकी मेडोरिनम है, फिर आपकी पोथोस बहुत चल रही है क्योंकि ये जो एलर्जी चल रही है डस्ट की वजह से, फिर एम्ब्रोजिया चल रही है, फिर ग्रेफाइटिस चल रही है आपकी परफ्यूम की वजह से, आपकी पोलन भी मिक्स हो गई है, पोलन भी चल रही है। तो ये बड़ा अच्छा एक कम्बिनेशन बन रहा है, तो शुक्र के मरीज ठीक हो रहे हैं। बहरहाल आप लोग भी इसी तरह कर रहे होंगे और यकीनन कामयाबी हासिल कर रहे होंगे। तो जैसा कि मेरा थोड़ा सा होता है कि जी होम्योपैथ हैं हम, और हमें एक बाकमाल होम्योपैथ बनना है, और अगर आपको अल्लाह ने होम्योपैथ बनाया है तो आप सही होम्योपैथ बन के दिखाएं। सही जो होम्योपैथ है ना, जिसको होम्योपैथ फिजिशियन कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, DHMS कहते हैं, रजिस्टर्ड कहते हैं, BHMS कहते हैं, और आप यकीन करें कि वो चाहे किसी मोहल्ले में बैठा है ना, 3000 क्लिनिक किराया दे रहा है और एक छोटी सी दुकान है 8 बाई 8 की, वहां भी वो बैठ के ऑटो इम्यून डिजीज का इलाज कर रहा है। ये मैं ओपन कह रहा हूँ, बड़े बड़े डॉक्टर्स को एक चैलेंज है कि आप कहते हैं ऑटो इम्यून इनक्योरेबल डिजीज है, लेकिन हम तो नहीं कहते। हमारा वो बंदा, वो डॉक्टर जिसको आप सबसे कम क्वालिफाइड समझते हैं, उसने मैट्रिक किया, फिर DHMS किया, आप यकीन करें वो भी ऑटो इम्यून डिजीज कर रहा है। हमारे होम्योपैथ मेडिसिन की ऐसी पावर्स हैं कि ठीक होती हैं। और ऑटो इम्यून कौन कौन सी कर रहा है? कुछ कंजेनिटल बीमारियां उनका इलाज कर रहा है, आपकी स्किन प्रॉब्लम उनका इलाज कर रहा है, जैसे SLE पूरी दुनिया में मशहूर है, ये तो इलाज ही नहीं होता, हमारे यहाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है, स्टीरॉइड छुट जाते हैं। फिर आपकी एक्जिमा है, फिर आपकी पेम्फिगस है, इस किस्म की और मिलती जुलती बहुत सारी दवाइयाँ आपको जो ऑटो इम्यून कह दी गई। आपका अस्थमा है, अब तो एलर्जी को भी कह रहे हैं ऑटो इम्यून में आ गई है। जो जो एंटीबायोटिक उनके फेल हो जा रहे हैं, फेल होते जा रहे हैं, फेल होते जा रहे हैं, वो ऑटो इम्यून कह के जान छुड़ा रहे हैं।
लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारी के हमारे होम्योपैथिक सिस्टम में ऑटो इम्यून का भी डिजीज का बड़ा अच्छा इलाज है। अगर आपका कई डॉक्टर फंसता है तो एक नज़ला जुकाम भी ठीक नहीं हो सकता। ये सब डॉक्टरों के यहाँ क्लिनिक में होता है कि कभी फंसता है तो आप नज़ला जुकाम जिसको आम बीमारी समझ रहे हैं उसको भी नहीं ठीक होता। आम आपका डायरिया है, कुछ डिसेंट्री है, उसमें मरीज थोड़ा सा उलझ जाता है, फंस जाता है। आम आपका टेम्परेचर है उसमें बात का हो जाता है, लेकिन ठीक होने को तो ऑटोइम्यून, क्रॉनिक, पेचीदा, इनफर्टिलिटी सारे केस ठीक हो रहे हैं। तो ये तो आप जितने जहाँ डॉक्टर बैठे सब लोग कर रहे हैं, मुझे तो सारा बताने की जरूरत नहीं। लेकिन बहरहाल लेक्चर का एक मैसेज ये भी है कि अवेयरनेस हो, पब्लिक हो, क्योंकि ये मेरा लेक्चर होता है डॉक्टर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, पब्लिक के लिए, लेकिन मैं जो उसमें मेडिसिन बताता हूँ, जो उसकी पोटेंसी बताता हूँ, वो फिर आपके लिए जो आम पेशेंट है उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो खुद बाज़ार से ख़रीदे इस्तेमाल करे। वो किसी भी डॉक्टर के पास जाए, होम्योपैथ के पास, उसे कंसल्ट करके इस्तेमाल करें। क्योंकि मैं आपको जिस सोच में बताता हूँ, मेरी सोच के पीछे एक पूरी पैथोलॉजी होती है, एटियोलॉजी होती है, आपकी फिजियोलॉजी होती है, एनाटॉमी होती है, आपकी साइकोलॉजी होती है। उस बेस पे हम दवाई सेलेक्ट कर रहे होते हैं। अगर ये पीछे से आपके नहीं होंगी इनमें से कोई चीज़, फिर वो दवाई आपके काम नहीं करेगी। इसलिए आप जो भी यहाँ से सुनते हैं, क्योंकि मैं अपनी प्रोवन बाई मैं सेल्फ बताता हूँ कि मेरे क्लिनिक में ये रिपीट हुई हैं और मुझे उन्होंने फ़ायदा दिया, तो यकीनन ये फ़ायदा देंगी दवाइयाँ और फ़ायदा करेंगी। आप किसी भी डॉक्टर को कंसल्ट करके ही मेडिसिन इस्तेमाल करें। फिर आप देखिए कि होम्योपैथ बनने के लिए हमें अपने सबकॉन्शियस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपके सबकॉन्शियस में होम्योपैथी चली जाएगी तो आप कामयाब रहेंगे। क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है आपको पता है माइंड पे है। माइंड सिम्टम मैं कर रहा हूँ पिछले कई सालों से, और उसके इतने अच्छे रिजल्ट हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और जब तक आप माइंड में खुद भी माइंड को डील नहीं करेंगे और पेशेंट को भी माइंड के थ्रू नहीं देखेंगे तो कामयाबी मुश्किल होगी। अब खुद कैसे होगा कि हमारे मैक्सिमम जो डॉक्टर हैं नाम के भी डॉक्टर हैं होम्योपैथी, ठीक है कि ठीक है जी हम भी होम्योपैथी डॉक्टर हैं, लेकिन अगर आपने अपने फील्ड में कामयाबी लेनी है तो फिर आपको एज ए होम्योपैथ डॉक्टर अपने सबकॉन्शियस में मानना पड़ेगा कि हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है कि होम्योपैथी और इसी की प्रैक्टिस। और होम्योपैथी क्या चाहती है कि आप होम्योपैथी से इश्क करें, होम्योपैथी से मोहब्बत करें, यानी कि इसको सुबह शाम पढ़ें। जैसे बंदा इश्क में, मोहब्बत में हर वक्त एक ही चीज़ का नाम लेता रहता है, तो जब तक आप होम्योपैथी से इश्क मोहब्बत नहीं करेंगे ये आपको जवाब नहीं देगी। इसके साथ आपको इश्क मोहब्बत करनी पड़ेगी, खुद स्टडी करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही है कि जैसे आपके दिमाग में एक चीज़ है, जैसे कोई चीज़ भी है, मसलन मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको मिसाल देता हूँ एक, कि मैं क्यों कहता हूँ कि आप सबकॉन्शियस में होम्योपैथ बने, होम्योपैथी को यहाँ लेके जाएं, होम्योपैथी का सोचे कि मैंने होम्योपैथ स्टडी करनी है, मैंने पढ़ना है, मैंने ये केस देखने हैं, आज जो पेशेंट ठीक नहीं हो रही मैंने उनके पीछे पड़ जाना है, रिसर्च करना और देखना है। जैसे आप देखें कि हमारा एक कॉन्शियस है माइंड, एक सबकॉन्शियस है। कॉन्शियस माइंड से हम काम कर रहा हूँ, अभी मैं कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ और आपके जेस्चर चेक कर रहा हूँ। लेकिन साथ साथ अगर मैं चाहूँ तो मुझे आप सबकी हिस्ट्री भी पता है, पुराने आप दोस्त हैं, पुराने डॉक्टर्स हैं, किसी के कितने बच्चे हैं, क्लिनिक कहाँ है, पेशेंट कितने हैं। अगर ये भी मैं वक्त सोचूं तो मैं बातें करते करते ये भी सोच सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे सब कॉन्शियस में चीज़ें हैं। कॉन्शियस माइंड आपका अभी कर रहा है, सब कॉन्शियस माइंड आपका जब आपका कॉन्शियस माइंड नहीं भी काम करता वो कर रहा होता है। ये अल्लाह ताला ने एक ऐसी नेमत दी है आपको कि आपका जो सब कॉन्शियस है ये जब तक आपकी ब्रेन डेथ नहीं होती ये काम करता रहेगा। चाहे आप सोए हुए हैं तब भी ये काम करेगा, आप बेहोश हैं तब भी वो काम करेगा। और उसने आपके सब कॉन्शियस में को ऐसे भी काम करने हैं जो आपके प्रोजेक्ट है वो रात को चलते हैं।
अंदर वो अपने पास बनाता है, उस पर चलता है। जैसे सब कॉन्शियस में आपका हार्ट चल रहा है, उसको तवानाई दे रहा है, आपकी रेस्पिरेशन चल रही है, उसको तवानाई मिल रही है, तो ये सब कॉन्शियस में काम कर रहा है। तो सब कॉन्शियस में जब आपकी होम्योपैथी चली जाएगी, फिर आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। फिर आप हैरान होंगे कि जो वही होम्योपैथी कैसी है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक आदमी है, वो आजकल तो सीखता है अपना आपका कीबोर्ड का इस्तेमाल। उसने अपना कंप्यूटर लिया, कीबोर्ड का इस्तेमाल किया, तो जब फर्स्ट डे कीबोर्ड पे बैठता है तो क्या करता है, ऐसे कर होता है, ए सी यहाँ है, डी यहाँ है, एफ यहाँ है, एल यहाँ है। तो इस तरह लेटर बना के एक मजमून लिखता है और एक पेज अगर 1 घंटे में 2 घंटे में जाके लिखता है। लेकिन जैसे वो कहता है जी ये मेरा प्रोफेशन है और मैंने इसको सीखना है, जब मुझे शौक से मैंने करना है, तो 6 महीने में क्या होता है, वो आपकी तरफ देख रहा होता है और इधर उंगलियां चल रही होती है। ये सब कॉन्शियस काम कर रहा है इसका। पहले उसने सीखा, लेकिन शौक जब आ गया, क्योंकि उसको शौक है इस काम का, अब वो आपको भी देख रहा है और बातें भी सुन रहा है, सब काम कर रहा है और ऐसे कर रहा है। ये सब कॉन्शियस में देखे क्या जादू है कि आपकी सब कॉन्शियस को पता है डी कहाँ है, ई कहाँ है, एफ कहाँ है, एल कहाँ है, उंगलियां वहीं जा रही। और पहले आपने जो फर्स्ट डे किया था, आपने 2 घंटे में देख देख के एक पेपर लिखा था, उसमें भी 60 गलतियां। और अब जब आप लिख रहे हैं, जब ये चीज सब कॉन्शियस में चली गई है, तो फिर कोई गलती भी नहीं होती। लेटर भी सही लिख रहा है, अल्फाज भी सही लिख रहा है, स्पीड भी सारे काम कर रहा है। तो आप देखें कि एक बच्चा है, जब वो साइकिल सीखता है तो क्या करता है। पहले जमाने में साइकिल ही बड़े होते थे ना, हमारे जमाने जब हम बच्चे थे तो हम उसको कैंची चलाते थे, ठीक है। फिर जब छोटे साइकिल आ गए, वो सीखते हैं, चलाते हैं, गिरते हैं, कितनी दफा गिरते हैं, पीछे से वो ऊपर बैठते हैं, पीछे से कहते हैं जी धक्का दे, वो फिर धक्का दिया जाता है, फिर उसका हैंडल संभलता नहीं है, कभी पैडल नहीं संभल रहे, कभी वो इधर गिर रहा है, कभी वो उधर गिर रहा है, तो बड़ा मसला होता है ना। लेकिन जब वो साइकिल सीख जाता है, फिर आप देखें वो साइकिल पे कैसे चलाता है कि साइकिल भी चल रहा है, ब्रेकें भी लग रही, सब चल रहा है। और फिर जब और शौक से साइकिल सीखता है तो फिर क्या करते हैं, आप गेम्स में देखें कि फिर हाथ छोड़ के चला रहे हैं और फिर आप चल रहे हैं, क्लाइंब कर रहे हैं, आप डिसेंड कर रहे हैं, आप असेंड कर रहे हैं, कलाबाजियां भी साइकिल पे खा रहे हैं। साइकिल को छोड़े, मोटरसाइकिल पे आप देखें कि जब आप पहले दिन मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आपकी क्या हालत होती है, टक्कर मार दी, एक्सीलेटर आई हो गया, ब्रेक मार दी, कभी क्लच दबाया हुआ, कभी जनाब गियर नहीं लग रहा, कभी क्या हो रहा है। लेकिन जब बिल्कुल आप इसमें आपकी ड्राइविंग शौक की वजह से आपके सब कॉन्शियस में जाती है, तो उसी मोटरसाइकिल को आप पहाड़ियों पे भी लेके जाते हैं और सीट पे भी खड़े होकर चला रहे हैं, सीट पे लेट के चला रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंस। तो इसी तरह मैं चाहता हूँ कि जब कॉन्फिडेंस आपका होम्योपैथिक आपके सब कॉन्शियस में जाएगा, फिर होम्योपैथी मुश्किल नहीं रहेगी। जबकि पहले दिन जो आदमी पढ़ता है वो क्या करता है, देखता है जी कि ये सारी जो सिम्टम है शायद मुझ में ही आ गए, मैं ही बीमार हो गया हूँ, मैं इसमें सिलेक्ट कैसे करूँ, कौन से सिम्टम को अलग करूँ, कौन से ना करूँ। लेकिन शौक की वजह से जब होम्योपैथी आपके अंदर चली जाएगी, फिर मुश्किल नहीं रहेगी, फिर आप बोर नहीं होंगे, आप तंग नहीं पड़ेंगे। वरना अगर ज़बरदस्ती आप करते हैं तो आप देखें कि जब आप ज़बरदस्ती करेंगे तो आपका दिमाग भी थकेगा, एक पेपर पढ़ेगा, सफा पढ़ेगा, आपका दिमाग थकेगा। लेकिन अपने आप को होम्योपैथ बनाने के लिए जब सब कॉन्शियस में जाएंगे तो फिर ये सब इजी हो जाएगा। फिर वही किताब, वही बुक्स आप थक नहीं रहे, आप पढ़ रहे हैं, और जब तक आप 10-15 सफ़े नहीं पढ़ लेते आपको तसल्ली नहीं होती। और जब ये स्टेज आएगी, ये स्टेटस आएगा, तो इंशाल्लाह सबका नाम यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो फिर अल्लाह भी तो देख रहा है, मेहनत कर रहा है। जब आपने अपने सब कॉन्शियस में ये चीज़ वहाँ संभाल ली है, वहाँ रिसीव कर ली है और वहाँ ये अनडप्ट हो गई है, तो फिर ये निकलेगी भी नहीं। जैसे कि आप देखें कि हमें बचपन की बातें सब याद हैं। अगर हम याद करने बैठे हैं, अभी को मेरा पुराना दोस्त आ जाए जो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं में था, हम जब बैठते हैं तो वो वाली सारी बातें याद शुरू हो जाएंगी। वो कहाँ से आ जाती हैं? जबकि मेरे आजकल के दोस्त बैठे हैं जो कि मेरे स्कूल फेलो नहीं थे, कॉलेज फेलो नहीं थे, मेरे होम्योपैथिक कलीग हैं, फेलो हैं, तो पिछली बातें हम नहीं याद कर सकते। लेकिन जब पिछला बंदा जैसे ही आएगा, आपका वहाँ का सब कॉन्शियस देखे क्या क्या बात याद कर रहा है कि आप जब 4 साल के भी थे वो भी बात याद आ रही है आपको। और असल में बात ये भी होती है कि माँ के पेट में भी जो बच्चा सुनता है वो भी सब कॉन्शियस में फिक्स हो जाता है और याद हो जाता है। तो ये इतनी बड़ी अल्लाह ताला ने नेमत दे दी है सब कॉन्शियस की
जिसको तहत शूर कहा गया दिमाग, उसमें अगर एक चीज डाल ले तो फिर आपको मुश्किल नहीं होगी। आप किसी चीज का तहिया कर ले और फिर उस पर बिलीव कर ले कि ये मैंने करना है, फिर मुश्किल नहीं होगी। तो इस तरह आप एक कामयाब प्रैक्टिशनर, एक कामयाब डॉक्टर बन सकते हैं। बहरहाल आप खुद भी समझदार हैं, सबको पता है, लेकिन फिर भी अगर इसको हर लेक्चर में 5 मिनट में दूं तो इससे बंदा इंस्पायर जरूर होता है और भूली बातें याद आती है और वो पहले से बेहतर हो सकता है इंशाल्लाह। क्योंकि मेरा ये जो लेक्चर का है, जो मैंने 40-44 साल में सीखा है, मैं कहता हूँ 44 महीने में बता दूं। मेरा एम भी यही, मेरी सोच भी है, मेरा तरीका भी यही। तो आगे हम चलते हैं। जिस तरह हम अल्लाह के नाम के सिर्फ से जिक्र करते हैं सबसे पहले 5 मिनट, तो वो भी करते हैं। आज का जो अल्लाह की सिफत है वो अल वारिसो जल्ला जलालुहु, अल वारिसो जल्ला जलालुहु। वारिस हैं भाई आप, मैं इसका वारिस हूँ, इसके मरने के बाद ये मेरा है। मैं इसका वारिस हूँ, इसके मरने के बाद इसकी दौलत मेरी है। मैं इसकी बीवी हूँ, मैं इसके बाद इसकी वारिस हूँ। मैं इसका खामद हूँ, मैं इसके बाद मैं इसका वारिस हूँ। मैं इनका बच्चा हूँ, इनके बाद मैं वारिस हूँ। वारिस का आमतौर पर मतलब ये लिया जाता है, लेकिन अल्लाह का वारिस का ये मतलब नहीं है। अल्लाह का वारिस का मतलब है कि हमेशा से वारिस है और सबके बाद वो वारिस रहेगा। सबके बाद मसलन आप सब फौत हो जाते हैं, असल चीज अल्लाह की विरासत है। जो आपका बिजनेस था, जो आपकी इनकम थी, जो चीज थी, वो अल्लाह की विरासत है। जब सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, सारे बिजनेस, सारी चीजें ये होंगी, वो अल्लाह की विरासत है। ये पूरी कायनात एक किस्म की अल्लाह की विरासत है, हमारी वो हिस्सेदार नहीं है। हम इसमें वक्ती तौर पर ड्रामेटिकली आए हैं, अपना किरदार करेंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव, और फिर हम चले जाएंगे। हमारे बाद जो इमीडिएट हमारे रिश्तेदार हैं वो हमारे वारिस हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह का वारिस का मतलब यह है कि हमेशा हमेशा जो वारिस है, जो आपका रहेगा, और उनकी सारी कायनात उसकी है और वो ही रहेगा। क्योंकि ये देखिए, जितने चांद तारे हैं, आप इसके वारिस नहीं है ना। आप नहीं कह सकते मैं इस जमीन का वारिस हूँ, पूरी जमीन है, मैं इस बर आज़म का वारिस हूँ, मैं चांद का वारिस हूँ, मैं इतने स्टार्स का वारिस हूँ, मैं फलां गैलेक्सी का वारिस नहीं। अल्लाह ताला सारी कायनात, सारी दुनिया, सारे जहानों का वारिस है। इसलिए अल्लाह की बड़ाई हमें सबसे पहले रखनी है, और अल्लाह की बड़ाई अगर हमारे ज़हन में आएगी तो हम कामयाब रहेंगे। जब अल्लाह की बड़ाई आएगी तो हम ये मानेंगे कि अल्लाह सबसे बड़ा है, इसका कोई शरीक नहीं, और इसी पे तवक्कल करना है। जब ये 3 बातें आ जाएंगी कि अल्लाह एक है, इसका कोई शरीक नहीं, इसी पे तवक्कल करना है, तो फिर आप एक मुसलमान से मोमिन भी बन जाएंगे। इसको अपने दिमाग में सब कैसे बिठाएंगे, जो कि हमारे दिमागों में ये बात नहीं है। लेकिन असल में अल वारिस वही है कि आपकी हर चीज का मालिक अल्लाह है, इसके अलावा कोई भी नहीं। तो जब आप एक्सेप्ट करें ऐसे अल्लाह की सिफात को कि वाकई अल्लाह ही है, जबकि हम अल्लाह अकबर कहते हैं, अल्लाह सुनते हैं, इंशाल्लाह कहते हैं, माशाल्लाह कहते हैं, वो इस तरीके से वर्बली कह देते हैं रूटीन में कि उसकी माने, उसकी हकीकत हमें नहीं पता चलती। लेकिन जब आप हर मामले में रखेंगे कि अल्लाह एक है, अल्लाह आपके रास्ते खोलेगा, अल्लाह आपका सबब बनेगा, अल्लाह आपकी मुश्किलें निकालेगा और हर काम आसानी से होगा, क्योंकि वही सबका वारिस है। हम सब बंदों का वारिस हुआ है। अगर हमारे वारिस हमारी बीवी है, हमारे वारिस हमारे बच्चे हैं, हमारे वारिस कुछ और है, तो अल्लाह इन सब का वारिस है। तो जब इसको ऐसे एज ए वारिस आप एक्सेप्ट करें, तो फिर अल्लाह अकबर है कि कितना बड़ा है, और इस पर तवक्कल कर रहा है, इसका शरीक कोई नहीं। तो आपके अंदर एक मुसलमान से हट के मोमिन का जज्बा बनता है, अगर आप नमाज फर्ज पढ़ते हैं तो। और मोमिन वो होता है कि अल्लाह खुद कहता है कि एक टाइम आता है मैं मोमिन की जुबान बन जाता हूँ, एक वक्त आता है कि मैं मोमिन का हाथ बन जाता हूँ, एक वक्त आता है कि मैं मोमिन की आंख बन जाता हूँ। तो जब आप मोहब्बत बनते हैं तो फिर वलीउल्लाह भी बनते हैं अल्लाह। फिर आप चाहे जुबान से इशारा करें, अल्लाह से इतना पक्का रिश्ता हो जाता है इस बात से कि अल्लाह एक है, इसका कोई शरीक नहीं, और इसी पर तवक्कल करना है
इस बात से इतना पक्का रिश्ता हो जाता है कि अल्लाह आपको कहता है मेरे साथ दोस्ती की हद तक करीब आ जाओ, अपनी लैंग्वेज में बात करो, मेरे साथ दोस्ती की हद तक करो। कि जितने वलीउल्लाह कौन है, इनका आप देख लें, सब ये कहते हैं जो फौत हो चुके हैं क्या अपनी जिंदगी में अल्लाह एक, इसका कोई शरीक नहीं, इसी पे तवक्कल कर रहे हैं। उन्होंने मरने से पहले या अपनी बुक्स में, तकरीरों में, तसारी में कहीं नहीं लिखा कि हमारे मरने के बाद हमारी कब्रों में आना, भी दुआ मांगना, हमारे मरने के बाद हमारे उर्स मनाना, किसी ने नहीं लिखा। और आजकल मैक्सिमम आपको पता है, जैसे पीर है, जैसे गद्दी नशीन है, जैसे साजिदाद है, आपको पता है, सबको दुनिया को पता है। ये तो उनकी कमाई खा रहे हैं जो असल में अल्लाह के वली से। और आजकल दरबारों में क्या, और आपको खुद पता है कि कहां से कहां तक बुराइयां हो रही है, कहां से कहां तक। आप सोच नहीं सकते कि इतनी पाक जगह पे, इतनी मुकद्दस जगह जहां अल्लाह का एक दोस्त सो रहा है और उसकी जिंदगी लाइफ कैसे गुजरी, और वहां पे क्या कुछ हो रहा है, तो फिर हाल ऐसे ही होगा। इसलिए अल्लाह एक है, इसका कोई शरीक नहीं, इस पर तवक्कल है। अलवारिस का व्रत करेंगे और ये चीज अपने ज़हन में बिठाएंगे तो इंशाल्लाह मोमन तक आप पहुंचेंगे। ठीक है जनाब, मैं ना कोई मौलवी हूँ, ना कोई मुफक्कर इस्लाम हूँ, ना मेरा कोई लाजा, एक छोटा सा शौक है मुझे कि मैं इस पर सोचता रहता हूँ और फिर मेरे जहन में जो बात आती है कि मैं अपने दोस्तों को भी बताऊं। लेकिन अगर इस सिलसिले में कोई ऐसी बात जो कि हकीकत से दूर है, अगर मेरे मुंह से निकल गई तो उसकी मैं माफी भी मांग सकता हूँ। बहरहाल यहाँ तक कोई सवाल भी हो तो चलें, फिर हम माइंड पे आएंगे 5-10 मिनट। ओके, आज है जी जो हमारा इंपीरियस, जैसा कि हर लेक्चर में मेडिसिन से पहले मैं माइंड पे आता हूं, तो इंपीरियस का मतलब है मगरूर। इसका दूसरा मतलब है मुतकब्बर। इसका तीसरा मतलब है साम्राज्य। इसका चौथा मतलब है अपनी बात मनवाने वाला। तो आप देखें कि हमारे पास हर रोज ही कोई ना कोई ऐसा बंदा आता है जो अपनी बात मनवाना चाहता है, और ये बात इतनी हद तक इंसानों के ज़हन में चली गई है कि ये नहीं निकल रही, उनकी नेचर ही बन चुकी है। ख़ास तौर पे फीमेल पेशेंट में आप देखें कि फीमेल पेशेंट में मैक्सिमम आती हैं कि नहीं जी मेरी ही बात मानी जाए, आई एम ऑलवेज राइट। तो इसका मतलब है कि वो फिर मगरूर भी है, मुतकब्बर भी है। मैं तो अपने पेशेंट से पूछ लेता हूँ कि जी मैं आपकी हिस्ट्री ले रहा हूँ, आपका नाम है फरजाना, आपका नाम है एनीवन, तो कभी किसी रिश्तेदार ने, किसी दोस्त ने, किसी कजन ने कहा है कि फरजाना एक मगरूर औरत है या लड़की है? जो सही हिस्ट्री देने वाले कहती है आज ही कहा है, तो आपकी यहां से दवाई सिलेक्ट हो जाती है। और कभी कुछ कह दिया तो इतना फिर उन्होंने ग्रीफ लिया कि आप होते कौन है मुझे कहने वाले, आपकी जुर्रत कैसी हुई मुझे कहने वाले, आपने समझा क्या है, आपने अपनी औकात देखी है, आपने अपने आप को देखा है, अपना लेवल देखा है, आप किससे बात कर रहे हैं। तो ये सारे काम इंपीरियस में होते हैं। हमारे पास पेशेंट आते हैं, नहीं जी मेरी बात मान लीजिए, आप ऐसा करें, ऐसा ना करें, ऐसी दवाई दे देते इसको, ऐसा ना करें कि पहले मैं टेस्ट कराऊं, ऐसा ना करें कि मैं जरा मसला है आपकी हड्डी का, आर्थो को भी दिखा दूं, ऐसा नहीं कि मैं आपकी किसी और उसको दिखा दूं, टेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखा दूं। मतलब अपनी बात मनवाने का सिलसिला है। और कितनी ही फीमेल कहती हैं ये तो अपनी बात मानते मनवाते हैं, ये तो बख्शते नहीं। और कितने
मेल मेंबर कहते हैं अपने वाइफ को कि हमारी बात नहीं मानती, अपनी बात मनवाती। इसी सिर्फ सिम्टम पे आपके पास 25% पेशेंट है 100%, और 50% है 60%, 70%, 80%, लेकिन 25% 100% है। और 100% में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि स्टाफिस एग्रिया है, प्लाटिनम है, लेक्सिस है, हैपिस है, लेडियम है, नक्सामिका है, और मैं इसमें अल्लाह के फजल से कामयाबी ले रहा हूँ। तो जहाँ पे इम्पीरियस आएगा, जब तक आपकी ये माइंड सिस्टम ठीक नहीं होगा, ये मैं होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ, कि जब माइंड में ये आएगा आप देखेंगे कि पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, आप उसको अच्छी से अच्छी वेल सिलेक्टेड मेडिसिन दे रहे हैं, आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है आप दे रहे हैं उसको कैल्शियम दे रहे हैं, ब्रायोनिया दे रहे हैं, रस्टक दे रहे हैं, आप मेडोरिनम दे रहे हैं, आप फार्मिका रूफा दे रहे हैं, आप कैलकेरिया फास दे रहे हैं, आप कैलकेरिया फ्लोर दे रहे हैं, आप गायकम दे रहे हैं, आप कैल्शियम दे रहे हैं, कालमिया दे रहे हैं, नहीं फर्क पड़ रहा भाई। आप भी एक टाइम आता है कि परेशान होते भाई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। आप माइंड पे तो अभी तक गए नहीं, उसके माइंड पे जाएं, देखिए अगर फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन पे नहीं फर्क पड़ता, सेकंड पे नहीं पड़ता, आप फौरन माइंड पे, वैसे तो पहले दिन से माइंड पे आना चाहिए, आप माइंड पे आए और आके देखिए और उसको कहें जी कि ये माइंड कह रहा है कि ये तो इम्पीरियस, और आप अगर उसको इम्पीरियस है तो इम्पीरियस की मेडिसिन कौन कौन सी है, ये प्लाटिनम है, लाइको है, लेक्सिस है, लेडियम है। अगर ये मेडिसिन आती हैं आप उनको देते हैं तो आप देखेंगे कि आपने प्लाटिनम दे दी, लाइको भी आती है इसमें, लेक्सिस भी आती है, लेक्सिस का साथ सस्पिशियस भी होगा। तो अगर आप देखेंगे ये मेडिसिन देते हैं उसको हाई पोटेंसी में है, तो वही बीमारी उसकी ठीक होनी शुरू हो जाती है। कैसा कमाल है, ये किसका कमाल है, जो मैं आपको शुरू के 15 मिनट में बता चुका हूं कि सबकॉन्शियस का कमाल है। उसके सबकॉन्शियस में ये चीज अंदर अब्जॉर्ब कर चुकी है, अंदर फिट हो चुकी है कि उसके ज़हन से वो अमरानापन, वो मगरूरापन, वो तकब्बर नहीं खत्म हुआ, तो नहीं ठीक हो रहा। जैसे आपने प्लाटिनम दी, आपने लाइको दी, लेक्सिस दी, प्लेडियम दी, ठीक हो गया। कि जहाँ पे आप देखेंगे आप कहेंगे प्लाटिनम, तो वो हर एक को वो भी कहता है प्लाटिनम, इससे एक और नंबर ऊपर हो जाता है कि वो प्लाटिनम का पेशेंट सबको छोटा समझते हैं। आप हैरान होंगे प्लाटिनम पढ़ेंगे कि अगर 5 फुट पर कद है तो 6 फुट वाला भी खड़ा होगा तो उसको कहेगा ये मुझे छोटा नजर आ रहा है। ये उसके माइंड की कैफियत होगी सबकॉन्शियस में, ये सब छोटे नजर आ रहे हैं, छोटे नजर आ रहे हैं। गाड़ियां दोनों की एक खड़ी हैं, टोयोटा कोरोला 2024 मॉडल, प्लाटिनम वाला कहेगा मेरी गाड़ी तो बड़ी लग रही है। अब ये क्या है, सबकॉन्शियस में चला गया कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ी हूं, मेरी हर चीज बड़ी है और मैं सीनियर हूं, एंड आई एम सुपीरियर। चली गई उसके सबकॉन्शियस। अब निकालेंगे उसको प्लाटिनम देंगे, और अगर वो ये कह रहा है जी मेरे घर में 4 गाड़ियां खड़ी हैं, ओहो जी एसी लग रहे 4, मैं भूल गई थी, जल्दी से दवाई दें, मैं ऑन रख के आई हूँ, मैंने बंद करने से, प्लाटिनम है कि आपको प्रेशर डाल रहा है वो। तो ऐसे को करेक्टर हमारे आसपास चारों तरफ फिर रहे हैं, इम्पीरियस के भी फिर रहे हैं, चारों तरफ फिर रहे हैं। तो आप जब दवाई देते हैं, प्लेडियम का जो है कि प्लेडियम बड़े तहम्मल से एक ग्रुप बनाएगा 10 बंदों का, 15 बंदों का, उनका सीनियर बन के बैठ जाएगा, चाहे वो एजुकेशन में, एज में, इमारत में, अपने स्टेटस में लो होगा, लेकिन वो अपने आप का एक 10 बंदे ऐसे ढूंढेगा कि मैं इनके ऊपर बैठ के बात कर सकूं, तो वहां प्लेडियम जाएगी। तो लेक्सिस दे, जिसने बदला भी लेता है वो फिर लेक्सिस का वो बदले भी लेगा, आसा आसा क्रोज बनाए हुए हैं, एक कपड़ी बनाई हुई है, लेकिन अगर एक दूसरी पसंद है वो बदला भी लेगा उसका। ये फिर आप डिफ्रेंशिएट इसको करेंगे, आप फिर चाहे लाइको दे दे, चाहे प्लेडियम दे दे, चाहे लेक्सिस दे दे, चाहे आप प्लाटिनम दे दें, चाहे वो पेशेंट आपके पास ऑस्टियोआर्थराइटिस का आया है, चाहे रूमेटिस का आया, चाहे गाउट का है, चाहे वो अस्थमा का है, चाहे रेस्पिरेटरी का है, चाहे ऑटो इम्यून डिजीज का है। जब आप ये देंगे आप देखेंगे कि पिछली दवाइयां भी एनहांस हो गई और वो खुद भी ठीक होना शुरू होगी।
ये माइंड है इतना इंपॉर्टेंट कि आप माइंड के बाद चल ही नहीं सकते। यहां तक किसी को अगर कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, फिर आगे हम मेडिसिन पे जाएंगे इंशाल्लाह। जी, एपिस एंड प्लाटिनम। प्लाटिनम का तो मैंने अभी आपको बताया कि वो कहेगा जी ये गाड़ी मेरी बड़ी है, मेरी साफ है, मेरी महंगी है, चाहे एक ही मॉडल हो, ठीक है। उसके घर में चाहे एक ही सीओ लगेगा, 4-5 एसी लगे हुए हैं, एक मुलाजम हो वो आके कहेगा मेरे घर तो 4 औरतें काम करती हैं। ये प्लाटिनम है। जबकि एपिस में फर्क है कि वो अपनी हुक्मरानी चाहता है। एपिस की अगर जो मेंटेलिटी है, अगर वो सास है तो वो कहेगा जी मेरी ही बात मानी जाएगी, और अगर वो बहू है वो कहेगी जी मैं मनवाऊंगी। वो अपनी हुक्मरानी चाहता है कि जी ये जो छोटी सी जगह है इस पे मेरी चलेगी। अगर वो किसी कॉलेज में जाती है वहां भी वो कहेगी मेरी चलेगी, घर में है वो मेरी चलेगी, वो ये नहीं कहेगी शॉपिंग मॉल में जाएगी तो मेरी चलेगी। जबकि प्लाटिनम का शॉपिंग मॉल में भी कहेगा ये कोई शॉपिंग मॉल है, तो छोटी सी किराने की दुकान, मुझे ये नजर आ रही, किस तरह की चेंज आ जाती है उसमें। और प्लेडियम का पहले दोस्ती करेगा, ग्रुप बनाएगा, गिफ्ट देगा, ठीक है, फिर उन पर हुक्मरानी करेगा, लेकिन अगर कोई बीच में तंग करेगा उसका दुश्मन बनेगा। ये एपिस का है कि एपिस देखे ना, जिससे एपिस हमारी मेल्फिका, असल में तो ये वो वाली बी है जो कि सब बी की सरदार होती है। हमने क्या किया, सारी बीज को इकट्ठा किया, उसकी दवाई बना दी, बाज का काम नहीं करती। लेकिन असल बीज अगर एक भी इकट्ठी हो उससे दवाई बनाएंगे तो उनकी भी एक हुक्मरानी, एक वो होती है क्वीन, उन्होंने भी रखी हुई है, तो वो बड़ी सख्त है सुना है अपने सारी बीज को ऑर्डर देने में, काम करने में, तो वहां से ये चली है और ये कामयाब करती है। आज से पहले, करोड़ों साल पहले, इंसानों के मिजाज, इंसानों की शक्ल, इंसानों के जिस्म इन्हीं जानवरों की तरह से, मक्खियों की तरह से, जानवरों की तरह से मिलते जुलते थे। ये तो चेंज होते हैं, तो ये सिम्टम हमारे अंदर हैं और ये चलती हैं, और आप जब देखेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये काम करेंगे इंशाल्लाह। और जी अब हम दवाई पे आएंगे। ओसीबम कैनम, अब देखें कि ओसीबम कैन आते हैं हमारे जहन में किडनी का ख्याल आ जाता है। आज हम किडनी पे डिस्कस करेंगे। आज कुछ चंद वजूहात की वजह से हमारा लेक्चर 50% कम टाइम का होगा, तो मैं कोशिश करूँगा अब जो टाइम बच गया है इसमें सीधा किडनी का बात करूँ, जो कि मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ और मुझे फ़ायदा हुआ है, और वही आपको बताऊँ। अब ओसीबम कैन जो आ जाता है, ये देखें कि अब किडनी की कुछ डिजीज़ है अपनी, किडनी स्टोन है, एट्रोफी ऑफ किडनी है, हाइड्रोनेफ्रोसिस है, आपके नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, आपकी पायलाइटिस है, आपकी नेफ्राइटिस है, आपके किडनी सिस्ट हैं, आपकी किडनी स्टोन है, आपके किडनी फेलर हैं, आपके इनएक्टिव किडनी हैं, तो पैरेंकाइमल डिजीज़ है, ग्लोमेरुलर डिजीज़ है, ये किडनी की सब डिजीज़ चलती हैं। लेकिन आज मैं सिर्फ बात करूंगा जो स्टोन के बारे में, क्योंकि अगर किडनी फेलर बीच में लाऊंगा तो इसका एक अलग एक लेक्चर बनता है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो करंट डिजीज़ है वो किडनी फेलर की चल रही है। इस पर जब नेक्स्ट कोई लेक्चर होगा तो मुकम्मल फिर इंशाल्लाह किडनी फेलियर पे ही होगा। आज एक किडनी स्टोन बन जाते हैं, क्यों बनते हैं? कभी रिसर्च भी कहते हैं जी कैल्शियम ज़्यादा खाने से बन जाते हैं, क्योंकि टमाटर में विटामिन सी है, कैल्शियम है, वो लोग खाते हैं इसलिए बन जाते हैं, पालक खाते हैं इसलिए बन जाते हैं, चावल खाते हैं इसलिए बन जाते हैं। लेकिन आखिर वो आपके घर के एक बंदे को बन गया,
चावल तो सब लोग खा रहे हैं, टमाटर तो उससे ज्यादा उसका वालिद खा रहा है रोज सलाद भर भर के प्लेट, उसको तो आज तक स्टोन नहीं बना। यहां से हमारी होम्योपैथिक और अदर वे ऑफ ट्रीटमेंट डिफ्रेंशिएट हो जाती है कि हमने काज पे जाना है, भाई काज पे क्यों बनना है। और जब काज पे जाएंगे तो आप इंशाल्लाह देखें आपको कामयाबी होगी। और जब काज पे जाएंगे तो फिर हमारी दवाई से मेरे क्लिनिक में 32 mm का भी स्टोन निकला है। लेकिन काज पे हम जाएंगे, हम काज पे नहीं जाते, दाएं तरफ है तो लाइको, बाएं तरफ से बर्बेरस, कालो से पेरेरा ये दे रहे हैं। लेकिन जब हम माइंड पे जाएंगे तो फिर बड़े से बड़ा स्टोन में निकलेगा और स्टोन की जो रिकरेंसी है वो भी ठीक होती है। अगर आपने लाइको दी, बर्बेरस दी, कैलकेरिया रीनस दी, सासिप्रा दी, कैंसरस दी, स्टोन निकल गए हैं, लेकिन उसको दोबारा बनने के लिए आपने काज दूर नहीं की, उसकी माइंड सिम्टम नहीं देखी, माइंड सिम्टम देख के देंगे एक ही आई डोज, तो उसकी आइंदा से जो उसकी टेंडेंसी है टू प्रोमोट कैलकुलस वो खत्म हो गई इंशाल्लाह। वैसे तो हमारी किताबों में लिखा जी रीनल कैलकुलस दे दें, 2 महीना खिलाएं आइंदा स्टोन नहीं बनेगा, चाइना खिलाएं आइंदा स्टोन नहीं बनेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये दवाइयां तो एक आम है, जब तक आप उसकी मिजाज के मुताबिक दवाई नहीं देंगे वो कैसे ठीक होगा। तो अब उसी में हम कह रहे कि जो सिम्टम है देखें कि इसमें अमूमन ये राइट साइड के लिए है, और राइट साइड के लिए हम सबसे पहले लाइको सोचते हैं, और लाइको बज़ाहिर नहीं बल्कि हकीकतन ऐसी मेडिसिन है कि वाकई इससे बहुत से केस क्लियर किए, बगैर सोचे समझे। लाइको आपने राइट पे दे दी, किडनी की कितनी डिजीज ठीक होती है, स्टोन भी ठीक होता है। लेफ्ट पे बर्बेरस दे दी, ठीक है चलते हैं इस पे। लेकिन जब आप देखें कि इसी के साथ जब वॉमिटिंग होती है तो फिर लाइको भी काम नहीं करती और बर्बेरस भी करेगी, फिर ओसिमम कैन देनी पड़ेगी, फिर आपको काल्चिकम देनी पड़ेगी, फिर आपको सेट्रामोनियम देनी पड़ेगी, फिर आपको क्लेजोल देनी पड़ेगी, फिर आपको इपिकाक देनी पड़ती है साथ। लेकिन जब भी स्टोन के साथ अगर ठंडे पसीने आ रहे हैं तो आप बर्बेरस देते रहे, वो काम नहीं करेगी। बर्बेरस के फौरन आपको ग्रेटम एल्बम देनी पड़ेगी। तो राइट साइड पे देखिए अमूमन हम लाइको देते हैं, काम करती है, लेकिन अगर लाइको फेल हो जाए ओसिमम दे दें, वो काम करती है। अगर ये फेल हो रही है आप पेरेरा ब्रेवा दे, वो बड़ा अच्छा काम करती है राइट साइड पे। आप सिनेशियो दे, वो बड़ा अच्छा काम करती है। ये मेरे आम क्लिनिक में रोजमर्रा के तजर्बे में दवाइयाँ चलती हैं। अगर लेफ्ट साइड पे बर्बेरस चल रही है, लेक्सिस चल रही है, हेडियोमा चल रही है, कालू सिर्फ दोनों साइडों पे चलती है, बेलाडोरा दोनों साइडों पे चलती है, ब्रायोनिया दोनों साइडों पे चल रही है। अगर सेंसिटिव टू टच है और अगर बैटर बाई टच है, बैटर बाई पैच है, तो ब्रायोनिया दोनों पे चलेगी, कालू सिर्फ चलेगी, बर्बेरस चलेगी। अब यहाँ पर आप देखें कि कभी कभी स्टोन में, इसमें कोई शक नहीं कि अगर 10 मरीज आते हैं तो होम्योपैथिक दवाइयों से 6-7 पेशेंट के स्टोन निकलते हैं। तो ये कितनी बड़ी कामयाबी है कि वो ऑपरेशन से बचते हैं, सर्जरी से बचते हैं, आपकी लिथोट्रिप्सी से बचते हैं, पीसीएनएल से बचते हैं, वो कितने प्रोसीजर से बचते हैं। 10 से 6 पेशेंट, 5 पेशेंट, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तो इससे बड़े स्टोन भी निकल आते हैं भाई, थोड़ा सा टाइम और लगेगा, बड़ा स्टोन भी निकलेगा। हाँ, जो आपका गाल ब्लैडर का स्टोन है वो थोड़ा टाइम लेता है, उसका प्रोसीजर कुछ और है। तो पूरे लिवर का जो बाइल है उसमें कितने प्रोटीन बनते हैं, कितने आपके कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, कितने आपकी कैल्शियम बनते हैं, कितने आपके साल्ट बनते हैं, उसके नतीजे में कोई कोलेस्ट्रॉल बनता है, कोई ट्राइग्लाइसराइड बनता है, कोई एचडीएल बनता है, कोई एलडीएल बनता है। उसके अपडाउस में जब वो चीज़ बनती है तो वो एक बड़ा सख्त किस्म का पत्थर बन जाता है। पहले वो स्लज बनती है, स्लज बनती है और बाद का स्लज नहीं निकलती, फिर आपका स्टोन बनता है, कैलकुली बनती है, लेकिन वो भी निकल जाती है। लेकिन होम्योपैथ इसमें किडनी में जरा जल्दी निकल आती है। अब ये देखिए कि यहाँ पर आप लाइको देते हैं, स्टोन निकलता है, बर्बेरस देते हैं, निकलता है, ओसिमम कैन देते हैं, निकलते हैं। अगर आपका स्टोन आके यूरिटर में फंस गया, ठीक है, आपका स्टोन आपका ब्लैडर में फंस गया है, जिसको वेसिकल स्टोन कहते हैं, आपका स्टोन आके यूरिथ्रा में फंस गया है, तो फिर आपकी दवाइयाँ ला दें। अगर आपके यूरिटर में फंस गया है तो फिर आपको सारसोप्रिला विदाउट सिम्टम दें, ये कामयाबी देगी। कॉकस केक्टाई विदाउट सिम्टम दें,
ये कामयाबी देगी। युवा जुर्सी ये दें, ये बगैर सिम्टम के आपके काम करेगी। और रीनल कैलकुलस और सब जगह ये चलती है। और फिर भी बाद स्टेज ऐसा आता है कि आप देखें कि आप सोचते हैं कि उन्हें निकाला स्टोन, दर्द को नहीं ठीक हो रही, तो फिर आप ऐसे पेशेंट को देखें कि ये सो रहा है, सिफिलिस है, साइकोसिस है, टीबी है, कैंसर है। अगर कैंसर है तो कार्सिनोसिन देंगे, टीबी है तो ट्यूबर दें, वरना मेडोरिनम दें, सिफ्लाइनम दें, सल्फर दें, सोलाइनम दें, और वहीं से निकलेगी। इसके बाद वेरी इजी टू सेलेक्ट द मेडिसिन एंड वेरी इजी प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन इज दिस, कि आप हर बीमारी का जो उसकी शिद्दत है पहले वो देखें जो पेशेंट क्या कह रहा है, राइट या लेफ्ट, और वर्स बाय टच है, वर्स बाय प्रेशर है या किस तरह से है, वो आप जेल में रखेंगे। फिर आप देखें कि इसका मियाज़ क्या बन रहा है, फिर आप देखें कि इसको सर्दी लगती है या गर्मी। ये 3 दवाइयां आप दे देंगे पहले दिन ही, तो आपका केस वहीं पे ठीक होना शुरू होगा इंशाल्लाह। जो कुछ रह जाते हैं तो फिर उनके मल्टीपल मियाज़ होते हैं, आपको बारी बारी एंटी मियाज़मेटिक करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम ही उसकी देखें कि सिविरिटी क्या है, वो सिम्टम, इसमें मियाज़ को है वो एक दे दें, और फिर आप देखें कि ये सर्दी ज़्यादा लगती है या गर्मी लगती है, वो दे दें। और अगर कोई रूट काज है फिर तो आप रूट काज भी सबसे पहले दे सकते हैं, तो आपके स्टोन निकलने शुरू हो जाएंगे, रेत बनेगी। अब कई बार देखें स्टोन बनते ही नहीं है, कई ऐसे मरीज आपको बताएंगे जी टिनी टाइनी कैलकुलेट बनते हैं, कंक्रीशन बनती है, सैंड बनती है, वहां बनते नहीं, वहां डेवलप नहीं होती, तो उसकी सवाई हमारी इलाज है। अगर सैंड आ रही है तो फिर आपकी सीपिया है, फिर आपकी लाइकोपोडियम है, फिर आपकी युवा यूसी है, फिर आपकी एसिड बेंज है, फिर आपकी टेरेबिंथीन है। अगर आपकी सैंड बन रही है तो सैंड को निकाल दे। इसके बाद आप देखें कि स्टोन में मेरे ख्याल में आप 10 में से 10 किसी डॉक्टर के पास ठीक नहीं होते, लेकिन आप जब कोशिश करेंगे तो 10 में से 11 भी ठीक हो। आपको कैलकुलेशन में गलती हो जाएगी, 12 भी ठीक हो जाएगी। आप म्याज पे आए, आप इसके तरीके पे आए तो इंशाल्लाह ऐसा होगा। अब इसके बाद आप देखें कि ब्लैडर में है ब्लैडर स्टोन। ब्लैडर स्टोन के लिए स्टोन आ गया आपकी किडनी से निकला, चाहे वो कॉर्टेक्स पे था, चाहे वो इनर साइड पे था, चाहे कहीं भी था, वो निकला यूरिटर में आया और यूरिटर से गिरा उधर, तो वो वहाँ आज़ाद हो गया, वहाँ से निकलना मुश्किल होगा। उसका फिर सिर्फ यही है कि उसको एंटी मियाज़ करेंगे तो आपका यूरिन इतना एसिडिक बनेगा जो उसको चाहिए, या अल्कलाइन बनेगा जो उसकी तबीयत के मुताबिक है, तो वो डिजॉल्व हो जाएगा स्टोन। आप उसको अगर आ गया वेजिकल स्टोन है तो आप उसको माइंड पे जाएं या मियाज पे जाए, उसको दवाई दें तो वो स्टोन भी निकलता है। हाँ, अगर जिलिथरा में आ गया तो फिर ज़रा बहुत मुश्किल होगा। मेरे कई केस ऐसे हैं कि स्टोन बड़ा था, आगे यूरिथ्रा में फंस गया, एंड पे मीटर्स पे फंस गया, सुराख में से नजर आ रहा है और बंदा तड़प रहा है। यहाँ पे दवाई काम नहीं करेगी, लेकिन फिर भी आप एंटी मियाज देंगे, उसकी दर्द को कंट्रोल करेगी। उसका इलाज फिर बेहतरीन ये है कि बंदे को आप खुद भी कर सकते हैं कि आपके पास छोटी सी एक औजार हो जिसको आप चिमटी कहते हैं, वो अंदर डालें और उसको तोड़ दें वहां पे, तो आधी या आधी से ज्यादा या सारा स्टोन निकल आएगा। अगर यहाँ से नहीं निकलेगा तो फिर आप ये करेंगे कि हॉस्पिटल भेजें इमरजेंसी में, वो सुन करके उसको निकाल लेंगे और फौरी उसकी जान छूट जाएगी। ये भी तरीका है। इसके बाद देखें कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये आजकल बच्चों में बड़ी बीमारी चलती आ रही है कि उनमें स्वेलिंग हो जाती है, ड्रॉप्सी हो जाएगी, एसाइटिस हो जाएगी, स्वेटिंग है, पेशाब में उनका यूरिन आ रही है, सॉरी यूरिन में उनका एल्ब्यूमिन आ रहा है, प्रोटीन आ रही है, प्रोटीन यूरिया हो रहा है। तो उसमें हमेशा आप देखें कि बच्चे का माइंड देखें, वरना ये आपकी नहीं कंट्रोल होगा, प्रोटीन भी कंट्रोल नहीं होगी। आप साल लगे रहे, 2 साल लगे रहे, ये ऐसी है कि आपके नेफ्राइटिस की वजह से हो रही होती है और आपको देखना पड़ेगा
कि कौन बच्चे का मजाज क्या है, माइंड क्या है, उस पर कैमोमिला बन रही है, एंटमकूलर बन रही है, सिलेशिया बन रही है, लाइको बन रही है, वो देंगे। तो फिर उसके बाद आप जो दवाई बन रही है, पेशाब में टेरेबेंथीना है वो दें, सोलिडोगो दें, अजैंटामेट दें, एपिस दें, नेट्रोम्योर दें। अब एल्ब्यूमिन भी 30 में, 200 में, 1 में बनी आ रही है एलियोस कंपनी की, वो भी साथ देंगे तो ये दवाइयाँ काम करेंगी इंशाल्लाह। और इसमें कोई डिजीज हो, रीनल कैलकुलस हो गया, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया, हाइड्रोनेफ्रोसिस कब होता है कि किसी मरीज की किसी वजह से रुकावट है, चाहे वो स्टोन है अभी नजर नहीं आ रहा, वो रुकावट है, और उसकी वजह से पीछे क्या होता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब है कि या तो डायलिटेशन हो गई या डिस्टेंशन ऑफ किडनी हो गया। और किस वजह से, कि उसका यूरिन रुका हुआ है पीछे से। यूरिन थोड़ा सा भी रुकता है ना, 5 ml भी रुकेगा, डायलिटेशन हो जाएगी, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगी, माइल्ड हाइड्रोसिस हो जाएगा। 10 ml रुकेगा, उसकी आपकी ग्रास हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगी। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस के लिए आप देखें कि अगर आप वैसे दवाई दें तो जहाँ से आपने रुकावट ख़त्म करनी है अंदर, नेट्रोम्योर है, एपिस है, नेट्रम सल्फ है, ये आप देंगे वो निकल जाए। इसी तरह जब सिस्ट बनती है, ये सिस्टिक किडनी एक बीमारी है, दोनों को बायलेटरल हो जाता है, सिंगल में हो जाता है, तो सबसे पहले आप उसकी मेंटल सिम्टम लेंगे। आप वैसे अगर देखते रहेंगे जी मैं ये दो, एपिस भी बनती है, सिलेशिया भी है, आर्सेनिक भी है, नेफ्रोल है, क्योंकि वहाँ पानी है। लेकिन जो बाहर की सिस्ट है, जैसे एक लाइपोमा सिस्टिक होती है, वैसे सिस्ट है, सेबेशियस सिस्ट है, हम उसका इलाज करते हैं, यहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पे बनी है, इतनी बड़ी बड़ी बनी है, हम उसको सूजा देते हैं, कोनियम देते हैं, फेटोलाका देते हैं, स्पोंजिया देते हैं, कैलकेरिया फ्लोर देते हैं, कैलकेरिया आयोडाइड देते हैं, इन्हीं से वो कम होती हैं। लेकिन अंदर का मसाल भी ऐसे ही है कि अंदर एक सिस्ट बन चुकी है। अब ये दवाइयाँ भी देंगे और उनको जो उनकी बनती है म्याज और जो माइंड की बनती है वो देंगे, तो पॉलीसिस्टिक किडनी भी ठीक हो जाते हैं। जबकि अक्सर डॉक्टर कहते हैं ये ठीक नहीं होता, आपके नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं ये ठीक नहीं होता, लेकिन ठीक हो जाता है। और जी इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो किसी के बारे में तो बताएं, क्योंकि बाकी देखें यूरेमिया है, फिर आपका किडनी फेलर है, इनएक्टिव किडनी है, वीक किडनी है, तो उसके लिए फिर एक पूरा लेक्चर होगा अलग चैप्टर, तो वो करेंगे इंशाल्लाह। जी कैल्शियम सबसे जो कैल्शियम की होती है या फास्फेट की होती है वो सबसे पहले निकलती है। जो कैल्शियम ऑक्सलेट है वो ज़रा सख्त बन जाता है पत्थर, और इसके जो लिथियम की बनती हैं वो भी सख्त होती हैं। ये आपके लेकिन निकल जाती हैं, ये मैंने नहीं देखा कि कोई अंदर रह गई और वो निकली ना हो। कई मरीज टेस्ट कम ही करवाते हैं, लेकिन लिथियम की भी निकलती हैं और ऑक्सैलिक एसिड की भी निकलती हैं। उसमें वही तरीका है कि आप उसको क्यूरनेस में उसकी पेन की दवाई दें, फिर उसके माइंड पे आ जाए। माइंड पे आएंगे तो बड़े आसानी से निकलेगी। अगर माइंड की समझ नहीं आ रही, नहीं दवाई मिल रही, तो फिर आप पूछे भाई आप डिश कौन सी अच्छी खाते हैं, आपको डिश क्या पसंद है। अगर चावल पसंद है लाइको काम करेगी, अगर चावल पसंद है एसिड फास्ट काम करेगी, अगर चावल पसंद है पल्सटिला काम करेगी, अगर बर्गर खाना पसंद है नक्सामिका पल्सटिला एंटमक्लोडोमा काम करेगी, और वो आपको देनी पड़ेगी। आप देंगे, आप देखेंगे थोड़े से बाद ठीक हो जाएगा। मसला ये है कि हम उसकी काज पे नहीं जाते, हम बर्बेरस दे जा रहे हैं, लाइको दे जा रहे हैं, कैलकेरिया रीनल्स दे जा रहे हैं जनाब, और अर्टिका यूरिन दे जा रहे हैं उसके लिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है। जो मरीज भी आता है ना किसी डॉक्टर से होके, उसके हाथ में बर्बेरस वुल्गारिस की शीशी होती है। फिर एक और दवाई है हाइड्रेंजिया, वो बड़ा अच्छा काम करती है राइट साइड के लिए, और हेडियोमा एक दवाई है लेफ्ट साइड के लिए, अच्छा काम करती है, और बर्बेरस सब उसको देते हैं, वो भी अच्छा काम करती है, स्टोन निकालती है। तो और कोई इसके अलावा जरा निकलती। स्टैग हार्ट का मतलब है कि वो एक बड़ी पथरी है और कई मुंह वाली पथरी है, उसका साइज भी मैक्सिमम 32 mm से बड़ा मैंने नहीं देखा। अगर 32 mm की स्टोन निकल सकता है वो भी निकलेंगी। स्टैग हार्ट में मैं आपको बताऊं कि एक पथरी अपनी शक्ल बिगाड़ लेती है अपने एटीट्यूड की वजह से। आप उससे पहले अगर उसको दवाई दे कैमोमिला, उसको दे कार्सिनोसन, उसको दे जनाब सख्ती की वजह से प्लाटिनम, वो वहाँ छूटेंगे।
हमारी दवाई कोई जान नहीं कि यहाँ से आप बीमारी शुरू होती है और यहीं से ठीक होगी। अब जब आम आदमी, आम डॉक्टर सुनेगा कहेंगे स्ट्रैग हाल में प्लाटिनम का, प्लाटिनम स्ट्रैग बना क्यों है? बाकी 20 पेशेंट आ गए, उनका स्ट्रैग हार्न नहीं बना। आप स्ट्रैग हार्न की जरा मेंटेलिटी देखें। और जनाब ये यूरिक एसिड को लोग ज्यादा लेते हैं, कराते हैं। आजकल ये मौजूदा अगर हम टेस्ट कराएं तो 10 लोगों में से 6-7 को यूरिक एसिड, उसी तरह कंटिन्यू करके वो गोश्त भी खा रहे हैं, दालें भी खा रहे हैं। इसके साइड वो इसलिए खा रहे हैं कि वो गो यूरिक खा रहे हैं और एक यूरिक की बड़ी मेडिसिन मशहूर है वो खा रहे हैं, तो उससे खुश हो रहे हैं, उनकी बीमारी ठीक तो हो रही है, अंदर जमा हो रही है। ये वजह वही है कि आप देखें कि वो डिश कौन सी खा रहे हैं, उस डिश पे पाबंदी लगाएं तब भी ठीक हो जाएगा। वो एक टेंडेंसी शुरू हो जाती है ना, जब एक टेंडेंसी शुरू हो गई, आपके पेशाब, आपके किडनी में चेंजेस आ चुकी हैं, तो फिर यूरिक एसिड डायथेसिस कहलाता है। एक होता है यूरिक एसिड, एक यूरिक एसिड डायथेसिस, कि आपका अब यूरिक एसिड बनना ही बनना है। आप दवाई खाएं या ना खाएं, यूरिक एसिड रुझान हो गया, टेंडेंसी हो गई। उस रुझान को रोकने के लिए आप मेंटालिटी पे जाएंगे तो रुझान रुकेगा। जी जा सकता है, काउट में बनता है, किडनी फेलियर बनता है। तो और कुछ सवाल जी? आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। अब इंशाल्लाह अगला लेक्चर अगर रमज़ान में या ईद की छुट्टियों में होगा तो उससे अगला करेंगे, वरना कोशिश करेंगे कि ईद की छुट्टियों में फ़ौरन बाद भी हमारा ये मंथ ज़ाया ना हो, हम एक छोटा सा लेक्चर फिर डिलीवर कर दें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।